तो हेलो गाइस, आज आप लोगों के लिए एक और न्यू सीरीज लेकर आया हूं जो कि आप लोगों को लाजमी पसंद आने वाली है, क्योंकि ये अब तक की सबसे बेस्ट एआई डोंगवा होने वाली है। क्योंकि इसे यूको एनिमेशन वालों ने रिलीज किया है तो ये बिल्कुल उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाई गई है। इसकी स्टोरी और ग्राफिक्स भी बहुत ही लाजवाब है। उम्मीद है आप लोगों को इसमें बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज को। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक बहुत ही बड़ा बैटल ग्राउंड दिखाया जाता है। इस बड़े से बैटल ग्राउंड में हर जगह केओस होता है, क्योंकि हर जगह डीमंस ही डीमंस मौजूद होते हैं। पूरा का पूरा ग्राउंड डीमन से भरा हुआ था, यहां तक कि हमें वहां पर एक रेड मून दिखाया जाता है। रेड मून के अपीयर होते ही वो जंग शुरू हो जाती है और हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं। जब वो रेड मून उसके सामने अपीयर होता है तो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे उस रेड मून से उसके अंदर एक नई ताकत सी आ जाती है, ऐसी पावर के जो पूरी की पूरी डीमन आर्मी को अकेले हरा सकती है। वो पावर जैसे उसकी बॉडी को पूरी तरह से चार्ज कर लेती है तो वो लड़का बहुत ही तेजी से फिर उन डीमन की तरफ हमला करने के लिए जाता है। और दूसरी तरफ से वो डीमन भी आगे बढ़ रहे थे, मगर जैसे ही वो लड़का ऊपर छलांग लगाता है तो वो देखते हैं कि वो सीधा उनके ऊपर आकर गिरता है और उन डीमंस को फिर एक एक करके अपनी सोर्ड के साथ मारना शुरू कर देता है। और साथ में वो कुछ काउंटिंग भी कर रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बहुत सारे डीमंस को मार रखा है। असल में वो यहाँ पर डीमंस को मारकर अपने पॉइंट्स काउंट कर रहा होता है, जो कि मिलियंस में जा चुके होते हैं। और इतने ज्यादा पॉइंट्स इकट्ठा करने के बाद भी वो रुकने वाला नहीं था। उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है कि वो किसी भी डीमन के रोकने से भी नहीं रुक पा रहा था और सबको कुचलते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा पहुंचता है। और हमें दिखाया जाता है कि ऊपर जाते ही वो डीमंस उस पर झपटने की कोशिश करते हैं, मगर कोई भी उस तक पहुंच नहीं पा रहा था। इतने में हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का फौरन से अपनी सोर्ड बाहर निकालता है और उस सोर्ड के अंदर से एक डिमोनिक आई अपीयर होती है और वो लड़का वहां पर एक अबेस डायमेंशन क्रिएट कर देता है। ऐसा डायमेंशन के जिसके अंदर सिर्फ वही इनविंसिबल होगा और वहां मौजूद जितने भी क्रीचर उस डायमेंशन के अंदर फंस जाते हैं वो इतनी बुरी तरह से ट्रैप होते हैं कि वो वॉरियर उन पर एक के बाद एक अटैक करते हुए उन्हें भी खत्म कर देता है। और उन्हें मारने के बाद कहता है कि फाइनली मैं सक्सेसफुल हो गया हूं। उसने असल में 900 मिलियन डीमंस को मारकर उसने असल में 900 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए होते हैं, जिसकी वजह से वो कहता है कि मेरा ये काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब मुझे एक और रियलम में जाना होगा और वहां पर जाकर दोबारा से रीइंकारनेट होकर एक न्यू लाइफ को एंजॉय करना होगा। ये कहते ही वो अचानक से एक पोर्टल के अंदर चला जाता है, मगर हमें दिखाया जाता है कि उसके पोर्टल में जाने के बाद अचानक से बड़े बड़े डीमंस अपीयर होते हैं और वो उसके जाने की बहुत ज्यादा खुशी मनाते हैं और कहते हैं कि वो लड़का हमेशा के लिए यहाँ से चला गया। फाइनली अब हम लोग यहाँ पर सुकून से रह सकते हैं। हमें एक जायंट मंकी डीमन के साथ साथ वहाँ पर 3 सिर वाला एक स्पिरिट बीस्ट भी दिखाई देता है और वहाँ पर हम लोग एक ड्रैगन लॉर्ड को देखते हैं जो कि उस वॉरियर की वजह से पिछले कई सालों से यहाँ पे छुपा हुआ था। वो बाहर आते ही कहता है कि फाइनली 90,000 ईयर के बाद जाकर हम लोग फाइनली अब आजादी के साथ रह पाएंगे। मगर यहाँ वो मंकी डीमन कह रहा होता है कि मुझे अब भी कुछ अजीब सा फील हो रहा है। इसे लग रहा है कि मेरे सर पर अब भी कुछ है। असल में वो लड़का गया नहीं था, बल्कि वो उस मंकी के सिर के ऊपर बैठा हुआ था और वो कहता है कि तुम लोग तो बड़े जालिम हो। उसे वहां देखते ही वो 3 सिरों वाला स्पिरिट बर्ड भी बिल्कुल हैरान होकर नीचे गिर पड़ता है और वो वॉरियर उन लोगों से जाते हुए कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग ज्यादा खतरनाक हो। मैं तुम लोगों को बता दूं कि जब मैं वापस तुम्हारे पास आऊंगा तो मैं और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका हूँगा। ये कहते ही वो फौरन से उस पोर्टल में चला जाता है और यहाँ से अब एक न्यू कहानी की शुरुआत असल में जाओ फैमिली के एक रेजिडेंस से होती है और हमें जंग फैमिली की एक सीनियर लेडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी एनर्जी एक दूसरी लड़की की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर रही होती है। और वहीं पे ही हमें जाओ फैमिली के 2 एल्डर्स को भी दिखाया जाता है, जिसमें से एक का नाम जाओ होंग टू होता है जो कि असल में जियांग फैमिली की उस लेडी का हस्बैंड होता है और जो दूसरा एल्डर है उसका नाम है गोंग चेन। वो बस एक नॉर्मल सा एल्डर है। यहाँ पर जियांग फीलिंग वो अपनी एनर्जी पूरी तरह से उस लड़की की बॉडी में ट्रांसफर करती है तो वो काफी ज्यादा वीक पड़ जाती है और फौरन से नीचे आ गिरती है। और हमें दिखाया जाता है कि उसकी एनर्जी से वहां पे हर एक चीज बिल्कुल खिलखिला सी जाती है, मगर दूसरी तरफ जब वो लड़की नीचे आती है तो उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि उससे पूरी की पूरी जमीन फ्रीज होना शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि दूर दूर तक वो आइस जम जाती है। और जाओ होंग टू कहता है कि फाइनली मेरी बेटी वो प्रिमोडियल बॉडी के साथ पूरी तरह से फ्यूज
लूज हो चुकी है। अब फाइनली हमारी फैमिली के पास एक उम्मीद जागी है, हम लोग दोबारा से अपनी पहले वाली ग्लोरी तो हासिल कर ही लेंगे, मगर उसके साथ साथ अब सब लोगों को हमारे आगे झुकना होगा, क्योंकि मेरी बेटी आगे चलकर एक बहुत बड़ी एम्प्रेस बनेगी। वहीं पर हमें हमारे मेन हीरो को भी दिखाया जाता है, जो कि अभी सिर्फ सोल फॉर्म में मौजूद होता है और वो अपनी माँ के पेट में था, मगर वो ये सब कुछ देख पा रहा होता है और अपने बारे में कहता है फाइनली तो मैं अब रीइंकार्नेट होने लगा हूँ, मगर मेरी फिजिकल बॉडी को जो जो चीजें चाहिए थी वो अब पूरी हो चुकी है। और यहाँ पर जाओ होंगटू वो अपनी वाइफ जंग फीलिंग से कहता है कि तुम्हारी प्रिमोडियल स्पिरिट अब वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम्हारी बॉडी में मौजूद स्पिरिट फेटस की अब कोई भी वैल्यू नहीं रही, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपनी बॉडी में मौजूद उस बच्चे को अबॉर्ट कर दो। ये सुनते ही जंग फीलिंग बिल्कुल हैरान हो जाती है कि क्या कहा तुमने, और वो छोटा बच्चा भी कह रहा होता है कि क्या ये पागल हो गया है, इसे मालूम भी है कि मैं कौन हूँ, अभी मैं इस दुनिया में आया ही नहीं और ये मुझे अभी से ही अबॉर्ट करना चाहता है। मगर जंग फीलिंग भी उसे अबॉर्ट करने से मना करती है और यहाँ पर हम उस लड़की को देखते हैं जिसने हर एक चीज को फ्रीज कर दिया था। वो आते ही कहती है कि मदर अब आपकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन की तरह की बॉडी बन गई है, इसलिए बेहतर यही है कि एक बेकार के बच्चे को जन्म देकर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम जाओ शिनार होता है और शिनार ये जाओ फैमिली की सबसे एल्डेस्ट डॉटर है। और हमारा हीरो वो उनके बारे में कह रहा होता है कि ये बाप और बेटी दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं। और यहाँ जियांग फीलिंग वो अपने हस्बैंड को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी जियांग फैमिली की प्रिमोडियल स्पिरिट को तुम्हारे लिए यूज किया ताकि तुम लोग दोबारा से अपने पहले वाली पोजीशन को अचीव कर सको। अगर मेरी फैमिली ने तुम लोगों को सपोर्ट ना की होती तो तुम्हारी फैमिली आज बिल्कुल कचरे के ढेर पे पड़ी हुई होती। ये बात सुनते ही जाओ होंगटू अपनी वाइफ को एक जोरदार थप्पड़ दे मारता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की, क्या तुम जानती नहीं हो कि हमारी जाओ फैमिली में तुम्हारी औकात क्या है, फौरन से उस बच्चे को अबॉर्ट कर दो, इस तरह तुम हमारी जाओ फैमिली की एक नॉमिनल मदर बनकर रह सकती हो, और अगर तुम ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती तो फिर दफा हो जाओ यहाँ से, चले जाओ वापस से अपनी जंग फैमिली में। ये बात सुनकर हमारा मेन हीरो कहता है कि मदर आप क्या चूज करेंगे, मगर यहाँ पर जियांग फीलिंग वो अपने हस्बैंड से और अपनी बड़ी बेटी से कहती है कि मैंने देख लिया है कि तुम लोग किस तरह के इंसान हो, इसलिए आज से मेरा तुम्हारे साथ कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज से मैं तुम लोगों के साथ अपने सारे रिश्ते और सारे के सारे कनेक्शंस खत्म कर रही हूँ। ये सुनकर जाओ होंगटू कहता है अगर वाकई में तुम हमारे साथ सारे कनेक्शंस खत्म करना चाहती हो तो तुमने जो हमारी जाओ फैमिली का प्रोफाउंड आर्मर पहना हुआ है ये भी हमें वापस करना होगा, और तुमने जो हमारी जाओ फैमिली की कल्टीवेशन टेक्निक्स और जो जो ट्रेजर्स लिए हैं वो सब कुछ वापस करने होंगे। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी एनर्जी के जरिए अपनी ही वाइफ को पकड़ता है और उसकी बॉडी से उस आर्मर को निकालता है और फिर उसके माइंड से सारी की सारी टेक्निक्स को इरेज करने की कोशिश करता है। और वो लेडी कहती है तुम एक नंबर के कमीने इंसान हो, अभी अभी मैंने तुम्हारी बेटी के लिए अपनी फिजिकल क्योस बॉडी को सेक्रीफाइस किया है और तुम अभी भी मेरी बॉडी में मौजूद जो कुछ भी है वो सब कुछ भी लेना चाहते हो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम मेरे पेट में मौजूद उस बच्चे को भी मार डालो। मगर जाओ होंगटू कहता है वैसे भी वो बड़ा होकर एक बेकार कल्टीवेटर ही बनेगा, इससे बेहतर यही है कि उसे यहीं खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी तुम जाओ फैमिली के आखिरी वारिस को बिना वजह में ही यहाँ वहाँ ख्वार कराओगी और हमारी ही फैमिली की बेइज्जती कराओगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी ब्लड लाइन वो कहीं और किसी और फैमिली तक पहुंच जाए, इसीलिए मैं इसे भी यहीं पे ही तुम्हारे साथ खत्म कर दूंगा। ये कहने के बाद हमारा मेन हीरो कहता है कि धत तेरी की ये बाप बेटी तो सच में एक नंबर के कमीने हैं, मुझे कुछ भी करके अपनी मदर को बचाना ही होगा। ये कहने के बाद वो बच्चा अपनी पावर को यूज करते हुए अपनी मदर को थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे वो अपनी भी जान बचा लेता है और साथ में अपनी मदर को भी बचा लेता है। और जाओ होंगटू कहता है कि अब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, दफा हो जाओ यहाँ से, आज से तुम्हारे और मेरे बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनकर वो लेडी वहां से जाने लगती है, मगर जाते जाते उस लेडी के पेट में मौजूद वो बच्चा उनसे कहता है कि याद रखना कि तुम दोनों ने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि एक दिन तुम लोग इस गलती पर बहुत पछताओगे। और फिर अगला सीन हमें 18 साल बाद का दिखाया जाता है। 18 साल गुजर चुके होते हैं और हमारा हीरो वो अब काफी बड़ा हो चुका होता है और उसका नाम होता है जाओ युन, यानी कि उसे अब भी उसके बाप की फैमिली का नाम दिया गया होता है। वो बड़ा होने के साथ साथ अब प्रैक्टिस करना शुरू कर चुका होता है ताकि वो एक अच्छा कल्टीवेटर बन सके, और क्योंकि वो खुद भी ये बात जानता
था कि आगे चलकर उसे अपनी माँ का बदला लेना है तो उसके लिए उसे ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बनना होगा। मगर उसे ये बात भी अच्छी तरह से मालूम होती है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में जो 900 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं वो अभी इस बॉडी के लिए काफी नहीं है। ये बॉडी अभी भी काफी वीक है। पर वो अपने बारे में कहता है कि मुझे एक बात अच्छी तरह से याद है कि मैं अज़ूर रियलम से जब रीइंकार्नेट होने के लिए गया था तो मैं अपने साथ कुनपेंग एंशिएंट बीस्ट का सीड भी अपने साथ ले आया था। वो सीड असल में एक छोटी सी फिश होती है और वो उसे पिछले 13 सालों से कंटिन्यूसली एक पानी में अच्छी तरह से पाल पोस रहा होता है। जब वो कुनपेंग एंशिएंट बीस्ट अपने पूरे फिजिकल फॉर्म में आ जाएगा तो फिर ज़ाओ युन उसका ब्लड यूज करते हुए जब चाहेगा उसे अपनी मर्जी से समन कर पाएगा और उसकी ब्लड की वजह से ही वो अपने मेरो को अच्छी तरह से रिफाइन करके अपनी कल्टीवेशन को भी तेजी से ग्रो कर पाएगा। उसकी मदर जब उसे कल्टीवेशन करते हुए देख रही होती है तो वो कहती है कि इसके अटैक सच में काफी लाजवाब है और काफी कैलकुलेटेड है, मगर बदकिस्मती से ये अब भी काफी ज्यादा वीक है। उसकी मदर यहाँ पर अपने ब्रदर के साथ खड़ी हुई होती है और वो लोग उसके बारे में कहते हैं कि इसकी बॉडी काफी ज्यादा वीक है और इसने अभी तक अपनी एक भी स्पिरिचुअल वेन अवेकन नहीं की है। ये सुनकर उसकी मदर को लगा कि शायद उसके हस्बैंड ने जो कहा था वो बिल्कुल सही था, उसका बेटा वो बिल्कुल नकारा और निकम्मा होगा। मगर यहाँ अचानक से ज़ाओ युन को कुछ अजीब सा फील होता है। वो अपने हाथ में देखता है तो उसे वही छोटी फिश नजर आती है और वो कहता है फाइनली कुनपेंग ने अपना फॉर्म ले लिया है। ये कहने के बाद वो अपनी मदर से कहता है कि मैं जल्दी से घर वापस आ जाऊंगा, फिलहाल मैं बाहर जा रहा हूँ। तो उसकी मदर कहती है बस अपना ख्याल रखना और हमें दिखाया जाता है कि ज़ाओ युन वो फौरन से समंदर के पास आता है और वहां पर आकर जैसे ही ताली बजाता है तो हम लोग पानी के अंदर से एक बहुत बड़ी ब्लू व्हेल टाइप की एक कुनपेंग फिश को देखते हैं जो कि बाहर आ जाती है और उसे देखने के बाद ज़ाओ युन कहता है आज मैं तुमसे तुम्हारी बॉडी का एक छोटा सा ब्लड ड्रॉप लूंगा जो कि असल में तुम्हारी ओरिजिन से बिलोंग करता है। उसके बाद से तुम मेरे स्पिरिचुअल बीस्ट बन जाओगे और हमेशा मेरे साथ रहोगे। इतना कहने के बाद वो बीस्ट अपना मुंह खोलता है और उसके मुंह से जो ब्लड ड्रॉप बाहर निकलती है वो फौरन से ज़ाओ युन के पास आ जाती है और उसे ज़ाओ युन अपने फोरहेड के अंदर जैसे ही डालता है तो यहाँ ज़ाओ युन का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। मगर उसे नजर आ रहा होता है कि उसके 900 मिलियन पॉइंट्स वो यहाँ पे नजर नहीं आ रहे। मगर जब उसे दूसरी स्क्रीन पर वो 900 मिलियन पॉइंट्स नजर आते हैं तो वो कहता है 900 मिलियन पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ 100 ही अनलॉक्ड है, जिसका मतलब ये है कि वो फिलहाल सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को यूज करते हुए अपनी पावर को बढ़ा सकता है। और उसे एक बात अच्छी तरह से समझ जाती है कि उसकी फाउंडेशन डैमेज्ड है, इसीलिए वो इस वक्त ज्यादा पॉइंट्स को यूज नहीं कर सकता। मगर उसे अलग अलग डिवाइन बीस्ट के ब्लड को यूज करना होगा ताकि वो अपनी फाउंडेशन को ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। एक मर्तबा वो अपनी फाउंडेशन को फुली स्ट्रॉन्ग बना लेगा तो उसके बाद वो 900 मिलियन पॉइंट्स को एक बार में ही यूज कर पाएगा। यहाँ पर अचानक उसे बड़ी बड़ी शिप्स नजर आना शुरू हो जाती हैं। वो शिप सारी की सारी वार शिप्स थी और उन्हें देखकर ज़ाओ युन काफी सरप्राइज होता है और कहता है ये शिप्स तो कितनी लाजवाब हैं। मगर जब वो देखता है कि वो सारी शिप्स असल में उसके घर की तरफ जा रही हैं तो उसकी भी बत्ती गुल हो जाती है और वो कहता है अरे नहीं। वो फौरन से अपने घर की तरफ भागना शुरू कर देता है और दूसरी तरफ सारे लोग देख रहे होते हैं कि वो बड़ी बड़ी शिप सारी की सारी शिप्स असल में जंग रेजिडेंस की तरफ आगे बढ़ रही होती हैं। और उन शिप्स को देखने के बाद सारे लोग समझ जाते हैं कि ये शिप्स असल में 3 ग्रेट फैमिलीज की शिप्स हैं। और एक बंदा कह रहा होता है मैंने सुना है कि जंग फैमिली का जब वो नालायक लड़का पैदा हुआ था उसके पैदा होते ही जंग फैमिली ने बड़ी बड़ी फैमिलीज के साथ उसके रिलेशंस बनाना शुरू कर दिए थे। या तो ये लड़कियां यहाँ पर उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए आई हैं या फिर ये यहाँ पर शादी करने के लिए आई है। सबसे पहले हमें एक व्हाइट ड्रेस में बाई चेन शू को दिखाया जाता है जो कि असल में बाई फैमिली की सबसे खूबसूरत लड़की होती है। और दूसरी शिप में हम लोग ली फैमिली की एक डॉटर को देखते हैं, उनके साथ ली हाओ और ली मोयू दोनों मौजूद होते हैं। और आखिर में हमें रेड ड्रेस में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लिन यूजान होता है और वो लिन फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती है। और वो वहां पर आते ही कहती है कि फौरन से ज़ाओ युन से कहो कि बाहर आ जाए, हमारे बीच में पहले जो एक एग्रीमेंट हुआ था आज हम लोग उसे खत्म करने के लिए आए हैं। इतना कहने के बाद वो सारे लोग बिल्कुल सरप्राइज हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि उनकी शिप से एक बहुत बड़ा गोला निकलकर सीधा जियांग फैमिली के एक दरवाजे पर जाकर लग
लगता है जिससे उस दरवाजे के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो तीनों ही लड़कियां फौरन से उस शिप से उतरकर नीचे आ पहुंचती हैं और सब लोग ये सुनकर सरप्राइज होते हैं कि ये लोग यहाँ पर शादी करने के लिए नहीं बल्कि अपने सारे रिलेशंस खत्म करने के लिए आई है। इसे सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जाओ युन वो कल्टीवेशन नहीं कर सकता और बहुत ही ज्यादा वीक होने की वजह से वो इन लड़कियों को डिजर्व भी नहीं करता। लगता है जियांग फैमिली के ऊपर बहुत ही ज्यादा मुश्किल वक्त आने वाला है, मगर ये लड़कियां अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। अगर ये लोग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं। वैसे भी एक बेकार इंसान से कौन शादी करना चाहेगा। वैसे भी ये 3 सुप्रीम गर्ल्स हैं और इन्हें ऐसे लड़के के साथ शादी करनी चाहिए जो कि इनकी पावर्स को बढ़ाने में इनके काम आए और इनकी फैमिली को भी सपोर्ट करे। और यहाँ पर हम लोग जियांग फीलिंग को देखते हैं, वो अपने दोनों भाइयों के साथ खड़ी हुई होती है और वो उन लड़कियों से कहती है अगर तुम लोग मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहती हो और ये रिलेशन खत्म करना चाहती हो तो हम लोग एक साथ बैठकर ये सब बात करके खत्म कर सकते हैं। इसमें इतना एरोगेंट होने वाली कोई बात नहीं थी। तुम लोगों ने बिला वजह हमारे सेक्ट के गेट को भी तोड़ दिया। ये बात सुनते ही लिन युयान गुस्से में आकर कहती है जियांग फीलिंग, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अब भी जाओ फैमिली की मैट्रियार्च हो? उन लोगों ने बहुत पहले ही तुमसे सारे रिलेशंस खत्म कर दिए हैं। बेहतर यही है कि अपने सारे के सारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इसी वक्त हमारे हवाले कर दो। ये कहने के बाद वो लड़की उन लोगों के ऊपर एक स्पिरिचुअल एनर्जी अटैक भी करती है जिसे रोकने के लिए जियांग फीलिंग का ब्रदर वो सामने आ जाता है और उस अटैक को रोकने की कोशिश करता है। मगर युयांग कहती है तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे अटैक को रोक पाओगे? ये कहने के साथ वो और ज्यादा प्रेशर डालते हुए जियांग फीलिंग को भी इंजर्ड कर देती है और साथ में उसके भाई की भी हालत खराब कर देती है। जबकि उसका सीनियर ब्रदर वो कहता है कि तुम लड़कियां कुछ हद से ज्यादा बढ़ रही हो। मगर युयांग कहती है हद से ज्यादा तो तुम जियांग फैमिली के लोग बढ़ गए हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इस जियांग फैमिली की एग्जिस्टेंस को कोई बर्दाश्त करेगा? हम लोग चाहें तो तुम्हें आज यहाँ पर खत्म कर दें और जियांग फैमिली का नामो निशान तक मिटा दें। पर खैर मैं यहाँ पर तुम लोगों के साथ कोई बात करने के लिए नहीं आई। बेहतर है कि वो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हमारे हवाले कर दो वरना तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर जियांग फीलिंग कहती है वैसे भी अब मेरा जाओ फैमिली के साथ कोई रिलेशन नहीं है तो इसलिए अब जाओ फैमिली के साथ किए गए जितने भी मैंने एग्रीमेंट्स किए थे वो सारे के सारे अब किसी काम के नहीं है। ये कहने के बाद वो उन लोगों को वो रिलेशनशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट मैरिज स्क्रॉल देते हुए कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे एक ऐसा दिन देखना पड़ेगा कि जब मुझे खुद अपने हाथों से ये स्क्रॉल वापस करना पड़ेगा। बदकिस्मती से हम लोग स्ट्रेंथ के मामले में थोड़ा सा पीछे रह गए हैं। हमारे लिए बेहतर यही है कि जियांग फैमिली को बचाने के लिए हमें ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही इन लोगों को दे देना चाहिए क्योंकि हम लोग इसका वजन नहीं उठा सकते। ये कहने के बाद जैसे ही वो स्क्रॉल उनकी तरफ थ्रो करती है तो अचानक से बीच में जाओ यून आ पहुंचता है और वो उस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पकड़कर कहता है कि ये लड़कियां होती कौन है मुझसे रिलेशन खत्म करने वाली? मैं ही इन लोगों को डाइवोर्स दूंगा। ये बात सुनते ही लिन युयान वो कहती है कि तुम एक नंबर के ट्रैश कल्टीवेटर हो इसलिए तुम मेरे रास्ते में मत आओ। ये कहने के बाद वो जैसे ही उसकी तरफ एक स्प्लैश अटैक रिलीज करती है तो दूसरी तरफ जाओ युन वो उन लोगों से कहता है तुम लोग मेरे साथ रिलेशन खत्म करने के लिए आई थी, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वैसे भी मैंने अच्छा बनकर बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। वो सिस्टम से कहता है कि मेरे 100 मिलियन पॉइंट्स को यूज करो और मेरी पावर्स को बढ़ाओ। तो सिस्टम उन सारे के सारे पॉइंट्स को एचपी में कन्वर्ट कर लेता है जिससे वो सारी पावर जाओ युन की बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और जियांग फैमिली की मदर वो काफी ज्यादा डर गई थी, मगर जैसे ही वो अटैक हिट करता है तो वहां पर इतना जोर का धमाका होता है कि दूर दूर से देखा जा सकता था। यहाँ तक कि जियांग फीलिंग उससे दूर जा गिरी थी, मगर बहुत सारे लोग ये देख रहे थे कि शायद इस अटैक के बाद तो जाओ युन का बचना मुमकिन ही नहीं है। एक तो वो बेकार कल्टीवेटर निकला, उसने अपनी स्पिरिचुअल वेन्स को अवेकन नहीं किया और ऊपर से इतनी हाई प्रोफाइल लड़कियों से पंगा लेकर उसने अपनी मौत को दावत दी थी। मगर हमें दिखाया जाता है उस अटैक की वजह से जाओ युन की बॉडी पर हल्की सी खरोच तक नहीं आई थी और वो यहाँ पर कूल स्टाइल में चश्मा लगाकर खड़ा हुआ था और ऐसे दिखा रहा था कि जैसे उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। मगर सिस्टम ने उसके 100 मिलियन पॉइंट्स को सिस्टम से निकाल दिया था, यानी कि 100 मिलियन पॉइंट्स की जगह पर अब उसे पावर्स मिल गई थी। और वो तीनों लड़कियां बिल्कुल हक्की बक्की खड़ी होती हैं कि ये तो नामुमकिन है, ये इस अटैक से कैसे बच गया। और जाओ फीलिंग भी ये देखकर काफी चौंक गई थी कि उसका बेटा तो बिल्कुल सही सलामत खड़ा हुआ है। मगर जाओ युन उन लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरे साथ अपने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाहती थी ना, चलो हम लोग ये अलग तरीके से करते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगा
रहता हूँ, मैं यहीं पे ही खड़ा रहूंगा, तुम लोग अपनी पूरी ताकत से हमला करो। अगर तुम लोग मुझे थोड़ी सी भी चोट पहुंचा पाए तो मैं मान जाऊंगा कि तुम लोग मुझसे ज्यादा ताकतवर हो और मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता। तुम लोग इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। और अगर तुम लोग मुझे हल्की सी भी चोट ना पहुंचा पाए तो फिर याद रखना कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट मैं तुम्हें दूंगा और मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा। और उसके बाद तुम लोग यहाँ कभी भी अपनी शक्ल मत दिखाना। और हमें व्हाइट ड्रेस वाली लड़की को दिखाया जाता है। वो कहती है कि यू यांग, मुझे लगता है कि इस लड़के में कुछ खास बात है, तुम्हारे अटैक का इस पर कोई भी असर नहीं हुआ। जबकि ली फैमिली की वो लड़की कहती है जरूर इसके पास जाओ फैमिली का कोई सीक्रेट ट्रेजर है जिसने इसकी जान बचाने के लिए इसे चारों तरफ से कवर कर लिया होगा। मगर लिन यूयान कहती है अगर इसके पास कोई अगर पावरफुल आर्टिफैक्ट है भी तो भी क्या हुआ, हम तीनों ट्रांसफॉर्मेशन लेवल के 3 पावरफुल कल्टीवेटर्स हैं। हम लोग इस पर अगर कंटिन्यूसली अटैक करते रहे तो ये 15 मिनट से ज्यादा देर तक सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। चलो हम लोग एक साथ मिलकर कंबाइन अटैक करते हैं। ये कहने के बाद वो तीनों की तीनों लड़कियां फौरन से हवा में ऊपर आ जाती हैं और यूयान कहती है जाओ युन, तुमने खुद अपनी मौत को दावत दी है। हम लोग सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से करना चाहती थी मगर अब तुमने खुद ये सब करने पर मजबूर किया है। इतना कहने के साथ वो फौरन से अपनी सो टेक्निक को यूज करती है और तरह बाकी दोनों लड़कियां भी अपनी पावरफुल टेक्निक्स को यूज करते हुए अपनी पावर्स को एक जगह कंबाइन करना शुरू कर देती हैं। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अटैक्स नीचे गिरना शुरू होते हैं तो एक के बाद एक अटैक्स की बौछार होना शुरू हो जाती है। इतने ज्यादा अटैक्स होते हैं कि ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई अगर पावरफुल किंग लेवल का बीस्ट भी आ जाए तो भी वो नहीं बच पाएगा। दूर खड़े हुए लोग ये बात समझ गए थे कि इन अटैक्स के बाद तो पत्थर भी पिघल जाना चाहिए। जाओ युन की जहां तक बात है तो उसकी हड्डियां तक नहीं मिलने वाली। और जियांग फीलिंग ये देख रही होती है कि उसके बेटे के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक्स की बारिश हो रही है। उसे लगा कि शायद इस मर्तबा वो इन अटैक्स को नहीं झेल पाया होगा मगर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जियांग फीलिंग का ब्रदर जो होता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि जाओ युन ने पहले भी इनके एक अटैक को रोका है तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई ना कोई बात है। अगर वो इन लोगों को चैलेंज कर रहा है तो जरूर उसने इसके लिए कोई तैयारी की होगी। और हमें दिखाया जाता है वो तीनों लड़कियां जब अपने अटैक्स रोक देती हैं तो वो काफी ज्यादा थकी भी होती है क्योंकि उन लोगों ने काफी ज्यादा जोर लगाया था। मगर हम लोग यहाँ पर जाओ युन को देखते हैं तो उस पर अभी भी कोई खरोच तक नहीं आई थी और हमें उसके ऊपर 700 मिलियन पॉइंट्स दिखाई दे रहे होते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि शायद उसने बाकी के 200 मिलियन पॉइंट्स को भी यूज कर लिया है। और वो उन लड़कियों से कहता है कि क्या तुम लोगों में बस इतना ही दम था? अगर तुम लोग अभी से ही बस करने वाली हो तो फिर इसका मतलब ये है कि तुम लोग ये लड़ाई हारने वाली हो। ये सुनकर यूयान कहती है जाओ युन, तुमने ये सब करने पर हमें मजबूर कर दिया है। वो बाकी की सिस्टर से कहती है कि प्लीज मेरे साथ ज्वाइन करो, मैं 4 एलिमेंट ब्लड थर्स्टी एरे को एक्टिवेट करना चाहती हूँ। 4 सिंबल ब्लड थर्स्टी एरे का सुनते ही जियांग फीलिंग काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि उसे मालूम था कि ये एरे कितना खतरनाक हो सकता है। तीनों की तीनों लड़कियां फिर से हवा में ऊपर चली जाती हैं और हमें एक गोल्डन फॉर्मेशन बनती हुई दिखाई देती है। वो गोल्डन फॉर्मेशन फौरन से जाओ युन को चारों तरफ से आकर लॉक कर देती है ताकि वो कहीं भी भाग ना सके। और जियांग फीलिंग का ब्रदर कह रहा होता है कि मैंने इस एरे के बारे में सुना था, ये एरे असल में पहले एक अजूरो ड्रैगन ने यूज किया था और इस एरे की वजह से उसकी सारी पावर वो पूरी तरह से कंज्यूम हो गई थी। और यूयांग वो जियांग फीलिंग से कह रही होती है कि तुम्हारे पास अब भी टाइम है, अपने बच्चे को बचा लो क्योंकि इस अटैक के बाद तुम्हें तुम्हारे बेटे की सिर्फ हड्डियां ही मिलने वाली है। मगर जाओ युन कहता है मदर आप बेफिक्र हो जाएं, ये मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। वो उस डोमेन के अंदर खड़ा हुआ होता है और कहता है कि मेरे पास 100 मिलियन एच यानी कि मेरे अंदर 100 मिलियन पॉइंट्स की पावर आ चुकी है और तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ पाओगी। ये सुनकर यूयान कहती है तुम अब भी बोल रहे हो, लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। वो अपनी सिस्टर से कहती है फौरन से अपने ब्लड एसेंस को यूज करो और इस लड़के की हड्डियां तक नहीं बचनी चाहिए। वो लोग एक साथ अपनी पावर को कंबाइन करते हुए एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बॉल क्रिएट कर लेती है। और हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो अटैक उस ड्वेन को आकर हिट करता है तो वहां इतनी ज्यादा एनर्जी फैलती है कि वो एनर्जी हर जगह गलियों तक पहुंच जाती है और इतनी ज्यादा हीट जनरेट होती है कि लोग उसके आगे ठहर तक नहीं पा रहे थे। और उन लोगों को अब ये पूरा यकीन हो चुका था कि जाओ युन इस मर्तबा इस अटैक से नहीं बच पाएगा क्योंकि ये अटैक उसके लिमिट से बहुत ही ज्यादा है। अब तो शायद उसके एंसेस्टर्स भी उसे ना बचा पाए। वो लड़का खामखा में ही इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा था। मगर हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन वहां पर बिल्कुल आराम से खड़ा हुआ होता है और उस अटैक का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। और वो कहता है मैं बिल्कुल
भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे पता है कि मेरी लिमिटेशंस क्या है। ये कहने के बाद वो उस एरे पर दबाव बनाना शुरू कर देता है तो वो एरे क्रैक होना शुरू हो गया था, जिस पर युयान बाकी लड़कियों से कहती है अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाओ, मगर जाओ युन का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो एरे बीच में से ही क्रैक होकर टूट जाता है और उससे जो धमाका होता है उससे वो लड़कियां वहां से काफी दूर जा गिरती है। और जब वो लड़कियां नीचे आकर गिरती हैं तो जाओ युन उसी स्क्रोल को उठाता है और फिर उन लोगों से कहता है कि हमारे बीच में यही बेट लगी थी कि तुम लोग हारोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दूंगा, इसलिए ये स्क्रोल पकड़ो, ये तुम्हें एक डाइवोर्स की तरह दे रहा हूँ, इसे लो और यहाँ से दफा हो जाओ और आइंदा कभी भी यहाँ पे नजर मत आना। ये बात सुनते ही युयान कहती है जाओ युन ये बेइज्जती में हमेशा याद रखूंगी और इसका बदला जरूर लूंगी। मगर जाओ युन यहाँ पर अपने स्टाइल में खड़ा हुआ होता है, उसे कोई परवाह नहीं थी कि वो लड़कियां क्या धमकी दे रही हैं। मगर जब वो तीनों की तीनों अपनी शिप में आ जाती हैं तो वो जाओ युन से कहती हैं कि 6 महीने बाद यंग जनरेशन के सारे जीनियस डिसाइपल्स वो हेवनली एकेडमी में इकट्ठे होंगे और सब लोग वहाँ अपने स्किल्स को टेस्ट करेंगे। अगर तुम वहाँ पर आए तो मैं तुम्हें अभी से ही बता दूं कि वहाँ से तुम कभी भी जिंदा वापस नहीं जाओगे। ये कहने के बाद वो लोग फौरन से चले जाते हैं और दूसरी तरफ से जाओ युन कहता है अच्छा तो हेवनली एकेडमी, मगर उसकी मदर कहती है जाओ युन तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? तो वो उन लोगों को बताता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर उसे अब भी हेवनली एकेडमी की ही याद आ रही होती है। वो कहता है कि मुझे अब तो वहाँ हर हाल में जाना ही होगा ताकि मैं अपने सेकंड स्टेज को भी ब्रेक थ्रू कर सकूं। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन वो माउंटेन्स की तरफ निकल जाता है जहाँ पर हमें बहुत सारे स्पिरिचुअल बीस्ट और बर्ड्स दिखाई दे रहे होते हैं। वहाँ पर वो किसी काम के लिए जाने वाला था, मगर जैसे ही वो एक माउंटेन के किनारे पर आकर खड़ा होता है तो वो कहता है कि ये जगह बिल्कुल सेंटर पर है, शायद यहीं से ही मेरा काम हो सकता है। ये कहने के बाद वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि सुनो अज़ूरा ड्रैगन, मैं आ गया हूँ, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर मौजूद हो, मैं तुमसे तुम्हारा ड्रैगन ब्लड लेकर तुम्हें अपना स्पिरिचुअल बीस्ट बनाने के लिए आया हूँ, इसलिए फौरन से बाहर आ जाओ। ये सुनने की देर थी कि अचानक से उस रिवर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा अज़ूरा ड्रैगन बाहर निकल आता है। ये अज़ूरा ड्रैगन असल में एक सेक्रेट बीस्ट है। वो यहाँ पर आते ही जाओ युन से कहता है कि मामूले कीड़े, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह पुकारने की? भले ही तुम यहाँ पर सही सलामत पहुंच गए हो, मगर तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे अपने काबू में कर लोगे? तुम्हारी हैसियत कुछ भी नहीं है मेरे सामने। मगर जाओ युन कहता है कि मुझे इसे कीड़ा मकोड़ा मत कहो, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, क्यों ना हम लोग एक शर्त लगाए, मैं यहाँ पर एक जगह खड़ा रहूंगा और तुम मुझ पर अपनी पूरी ताकत के साथ हमला करो। अगर तुम मुझे जरा सा भी हर्ट करते हो या फिर मुझे किसी तरह भी चोट पहुंचा देते हो तो मैं तुम्हारी कोई भी शर्त मानने को तैयार हो जाऊंगा। अगर तुम मेरी जान भी लेना चाहोगे तो भी मसला नहीं है, पर अगर तुम मुझे कोई चोट ना पहुंचा पाए और मैं अपनी जगह वैसा का वैसा खड़ा रहा तो फिर तुम्हें मेरा बीस्ट बनना होगा। मगर वो ड्रैगन तो हल्की सी फ्रोस्ट एनर्जी के जरिए उसे पूरी तरह से फ्रीज कर देता है, जिस पर जाओ युन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं इस फ्रोस्ट बीस्ट एनर्जी से खुद को नहीं बचा सकता? वो खुद से ही सारी की सारी बर्फ को अपने ऊपर से हटा देता है। ये देखकर वो ड्रैगन भी हैरान हो जाता है कि इसने मेरी आइस को इतनी आसानी से कैसे हटा दिया है, जबकि कोई एम्परर लेवल का बंदा भी मेरी आइस से नहीं बच पाता। वो जाओ युन से कहता है तुम काफी इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारे साथ ये शर्त लगाने में काफी मजा आएगा। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मोटल एम्परर लेवल का कोई बंदा भी मेरे सामने आ जाए तो वो भी मेरे अटैक को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और तुम अभी सिर्फ बेसिक लेवल में हो। मगर जाओ युन कहता है कि तुम्हारे अंदर जितनी भी ताकत है उसे एक जगह इकट्ठा करो और मुझ पर हमला करके दिखाओ। अगर तुमने मुझे हल्की सी भी चोट पहुंचा दी तो तुम जीत जाओगे, उसके बाद तुम जो चाहे कर सकते हो, पर अगर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाए तो फिर समझ जाना कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना ब्लड ड्रॉप मुझे देना पड़ेगा। ये सुनकर अज़ूरा ड्रैगन जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बच्चे तुम दिन में ख्वाब देख रहे हो। वो फौरन से हवा में ऊपर चला जाता है और कहता है कि तुम्हें एक सेकंड में तुम्हारी औकात याद दिला दूंगा, तुम्हारा पूरा जिस्म मिट्टी में मिल जाएगा, जिसके बाद मुझे ब्लेम मत करना। ये कहने के बाद वो फौरन से नीचे आते हुए बहुत ही ज्यादा आइस एनर्जी से अटैक करना शुरू कर देता है ताकि वो उसकी बॉडी को पूरी तरह से फ्रीज कर दे। ये एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि पूरा का पूरा माउंटेन ही फ्रीज होना शुरू हो जाता है, यहाँ तक कि अब इस ग्राउंड तक वो एनर्जी फैलती जा रही होती है। और यहाँ पर हमें जाओ होंगटू को भी दिखाया जाता है, उसे वो ड्रैगन ब्रीथ बहुत ही दूर से फील हो रही होती है, जिस पर वो कहता है कि इस अज़ूरा ड्रैगन की एनर्जी सुबह से लेकर शाम तक ऐसे ही रिलीज होती रही है, पता नहीं वहां पर कौन है और मुझ
मुझे इतने एक्स्ट्राऑर्डिनरी ड्रैगन के बारे में पता क्यों नहीं चला कि वो मेरे इतने पास में मौजूद है। लगता है शायद वो अज़ूरा ड्रैगन के कोर को हासिल करने के लिए उस ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा है। एक मर्तबा शिनार वो अपना ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं उसे उस अज़ूरा ड्रैगन के पास ले जाऊंगा और उसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरी बेटी शिनार को अपना डिसाइपल बना ले। जबकि हमें यहाँ पर उस ड्रैगन को दिखाया जाता है जो कि सुबह से लेकर अपनी आइस एनर्जी यूज कर रहा होता है और आखिर में जब थक जाता है तो फौरन से नीचे आकर जोर से जाओ युन के कदमों में आ गिरता है। मगर हम देखते हैं जाओ युन पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ा था और वो उस ड्रैगन के ऊपर अपना पैर रखते हुए कहता है कि बताओ कि कौन वीक है, क्या तुम वीक हो या फिर मैं? तो वो ड्रैगन कहता है कि नहीं, मैं वीक हूँ, मैं ही कमजोर हूँ। मगर यहाँ पर जाओ युन से कह रहा होता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे सबसे पहले अज़ूरा रियलम बीस्ट हो जो कि अज़ूरा रियलम में मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि तुम्हारे अलावा भी तकरीबन 1 मिलियन अज़ूरा रियलम के बीस्ट मेरे साथ होंगे। ये कहने के बाद वो उसका ब्लड ड्रॉप भी ले लेता है और उसे अपने फौरन से फोरहेड के अंदर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है, जिससे वो उस ड्रैगन बीस्ट को अपने साथ कनेक्ट कर लेगा और उन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन जाएगा और जाओ युन अब उस ड्रैगन का नया मास्टर बनने वाला था। और वो उस ड्रैगन से कहता है कि मैं इसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगा हूं जब तक तुम यहाँ पर रहकर मुझे गार्ड करोगे। ये सुनने के बाद वो ड्रैगन उसके चारों तरफ आ जाता है और उसे गार्ड करता है ताकि कोई भी वहां पर आकर उसे डिस्टर्ब ना करे। जबकि यहाँ पर हमें जाओ रेजिडेंस में दिखाया जाता है कि जाओ एंसेस्टर वो शिनार की बॉडी में मौजूद जितनी भी कल्टीवेशन होती है उसे तेजी से बूस्ट करते हुए उसे क्वासी सेंट रियलम तक पहुंचा देता है, जिस पर उसका फादर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने क्योस बॉडी के साथ साथ क्वासी रियलम को ब्रेक थ्रू कर लिया है, यानी कि अब तुम्हें क्वासी सेंट बन चुकी हो। ये सुनकर शिनार बहुत ही खुश होती है और अपने एंसेस्टर से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी ज्यादा फेवर्स दी। मगर वो एंसेस्टर कहता है कि हमारी बदकिस्मती है कि हम लोग पहले इस फॉर्म को अचीव नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरे अर्ली ईयर्स में मैंने एक अज़ूरा ड्रैगन के साथ फाइट की थी और उस फाइट में मैं बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। पर फाइनली मेरी ही फैमिली में से शिनार है जो कि अब मेरे उस लेवल को कंप्लीट करने वाली है और उसे सपोर्ट करने के लिए मैं उसकी हर सूरत मदद करूंगा। बस एक मर्तबा हमें क्योस स्पिरिट रूट मिल जाए तो फिर हम लोग सेंट लेवल को अचीव कर सकते हैं। शिनार ये सुनकर हैरान हो जाती है कि वो एक सेंट इंप्रेस बनेगी। मगर जाओ होंगटू कहता है कि क्योस स्पिरिट रूट वो तो जियांग फीलिंग की बॉडी में है, वैसे भी उसकी बॉडी किसी काम की नहीं रही है, तो हम लोग उसकी बॉडी से वो क्योस स्पिरिट रूट निकाल सकते हैं। मगर यहाँ पर वो एल्डर उन लोगों से कहता है कि हमें क्योस स्पिरिट रूट को निकालने के लिए पहले उस स्पिरिट रूट के ओनर को मनाना होगा, क्योंकि जब स्पिरिट रूट वो बॉडी से निकाली जाएगी तो उससे इतना दर्द होगा कि जैसे जिंदा इंसान की चमड़ी खींची जा रही हो। इसीलिए क्योस स्पिरिट रूट लेने का मतलब ये है कि सामने वाला बंदा खुद अपनी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहता है। और जहां तक बात यंग फीलिंग की है, मुझे नहीं लगता कि वो ये सब कुछ इतनी आसानी से करेगी। मगर जाओ होंगटू कहता है कि अगर वो खुद से नहीं मानेगी तो फिर उसे मना लेंगे। वैसे भी वो अपनी ही बेटी को अपनी क्योस स्पिरिट रूट तो लाजमी देगी, ये उसके लिए एक ऑनर की बात होगी। ऊपर से उसका वो नालायक बेटा भी तो उसके ही साथ होगा, तो हम लोग उसे अगर थोड़ा सा टॉर्चर कर दें तो वो खुद ब खुद ही हमें स्पिरिट रूट देने के लिए तैयार हो जाएगी। और मेरे पास इसके अलावा भी एक और सीक्रेट मेथड मौजूद है जिससे मैं उसकी क्योस स्पिरिट रूट को उसकी बॉडी से निकाल सकता हूँ। ये सुनकर शिनार की खुशी का तो ठिकाना नहीं होता कि वो अब एक सेंट इंप्रेस बनेगी। जिसके बाद वो फौरन से अपने फादर के साथ अपनी मदर की तरफ चली जाती है और हमें यहाँ पर जियांग रेजिडेंस में दिखाया जाता है कि उन 3 लड़कियों की तबाही की वजह से उनका पूरा का पूरा सेक्ट ही डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और वो लोग अब इस सेक्ट को दोबारा से रिपेयर करने के लिए पहले सारी चीजें उठाकर यहाँ वहां रख रहे होते हैं। और जियांग फीलिंग कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा बेटा ब्लड थर्स्टी एरे को भी इतनी आसानी से झेल लेगा, मगर उस एरे ने यहाँ पर कितनी ज्यादा तबाही मचाई है। और उसका एक ब्रदर कहता है कि मेरे ख्याल से हमें अब जाओ युन को थोड़ा सा और टाइम देना चाहिए ताकि वो अच्छी तरह से कल्टीवेशन को आगे बढ़ा सके, क्योंकि वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आगे चलकर हमें प्रोटेक्ट भी कर सकता है और हमारे सेक्ट की ग्लोरी को दोबारा हासिल कर सकता है। ये कहने की देर थी कि अचानक से यहाँ पर जाओ फैमिली का मास्टर जाओ होंगटू और शिनार दोनों ही आ जाते हैं। तो शिनार को देखते ही जियांग
जियांग फीलिंग कहती है ये तो मेरी बेटी है, मगर यहाँ शिनार अपनी मदर से कहती है क्यों ना मैं तुम लोगों की कुछ मदद कर दूं। वैसे भी मैं अब इस लेवल में आ चुकी हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, चलो तो मैं तुम लोगों को पहले अपना एक डेमो दिखा देती हूँ। ये कहने के बाद वो फौरन से उन लोगों को अपना गोल्डन लोटस दिखाती है। जब वो लोटस उसकी बॉडी से बाहर आता है तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये लड़की इतने हाईएस्ट लेवल तक कैसे चली गई, इसने 8 पीटल गोल्डन लोटस को अचीव कर लिया है। जिसका मतलब ये है कि ये लड़की अब एक क्वासी रियलम तक जा चुकी है, यानी कि इसे क्वासी एम्प्रेस कहा जा सकता है। और शिनार कहती है कि मदर मैं स्पेशली यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे आपकी क्योस स्पिरिचुअल रूट चाहिए, क्योंकि ग्रैंडफादर ने कहा है कि अगर मैं एक मर्तबा क्योस स्पिरिट रूट को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लूं तो मैं बहुत ही आसानी से सेंट लेवल में चली जाऊंगी और एक सेंट एम्प्रेस बन पाऊंगी। ये सुनकर जियांग फीलिंग को एक धचका सा लगता है कि मेरी बेटी यहाँ पर मेरी क्योस स्पिरिचुअल रूट को निकालने के लिए आई है। और शिनार भी कहती है मदर क्या हुआ, क्या आप मुझे अपनी स्पिरिट रूट नहीं देना चाहते? आपने ऑलरेडी अपनी ग्रेट क्योस डाओ फाउंडेशन वो मुझे दी हुई है, तो अब आपको अपनी क्योस स्पिरिचुअल रूट देने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? मगर जियांग फीलिंग कहती है क्या तुम ये बात नहीं जानती कि इसमें कितनी तकलीफ होती है, यहाँ तक कि इससे मेरी जान भी जा सकती है। मगर उस लड़की को सिर्फ अपनी परवाह होती है, उसकी मदर की मरने की भी उसे कोई परवाह नहीं थी। वो अपनी मदर से कहती है वैसे भी एक स्पिरिचुअल रूट में क्या ही फर्क पड़ेगा आपको, मगर मैं उससे एक सेंट रियलम अचीव कर लूंगी और अगर आप मर भी गई तो भी इसे आपके मरने से किसी को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। और यकीन जानिए एक मर्तबा अगर मैं सेंट एम्प्रेस बन गई तो मैं आपको स्पिरिचुअल रूट की काफी अच्छी कीमत अदा कर दूंगी और आपको दोबारा से जाओ फैमिली में एक प्रोटेक्शन भी, और मैं आपको दोबारा से जाओ फैमिली में शामिल भी कर दूंगी, जिससे आपकी जियांग फैमिली को एक अच्छी प्रोटेक्शन और अच्छी सपोर्ट मिल जाएगी। और जहां तक बात मेरे भाई की है तो मुझे पूरा यकीन है कि वो एक नंबर का निकम्मा लड़का होगा, वो आपको कपड़े या फिर खाना तक नहीं दे सकता होगा। और जाओ होंग भी उससे कहता है कि जियांग फीलिंग मुझे फोर्स मत करो, ये काम मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, पर पहले मैं चाहता हूँ कि तुम खुद से प्यार मोहब्बत के साथ ही ये बात मान जाओ। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी बॉडी से एक ऐसी एनर्जी रिलीज करता है जो कि सीधा क्लाउड्स के ऊपर चली जाती है और सब लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहां पर उन लोगों को गोल्डन लोटस गार्ड्स दिखाई दे रहे होते हैं जो कि अपर रियलम से नीचे की तरफ आने वाले थे। उन गार्ड्स को देखते ही सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर जाओ फैमिली यहाँ पर गोल्डन लोटस गार्ड्स को क्यों समन कर रही है। गोल्डन लोटस गार्ड्स वो इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि वो पूरी की पूरी जियांग फैमिली को मिट्टी में मिला सकते हैं। और यहाँ पर तो उन गोल्डन लोटस फोर्स की पूरी एक आर्मी मौजूद होती है। और अगर गोल्डन लोटस आर्मी यहाँ पर मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में मौजूद जितनी भी सुप्रीम फैमिलीज हैं वो सारी की सारी जाओ फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं। और कुछ लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं जब से जियांग फैमिली ने जाओ फैमिली के साथ अपने रिलेशंस खत्म किए हैं उसके बाद से ही जियांग फैमिली के लिए एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। और दूसरी तरफ शिनार वो अपनी मदर से कहती है कि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने हमारी जाओ फैमिली के साथ सारे रिलेशंस खत्म कर दिए हैं, मगर उसके बाद भी मैं आपको मदर कहती हूँ, इसीलिए आपको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं वैसे भी एक क्वासी एम्प्रेस लेवल तक आ चुकी हूँ, अब आप मुझे यहाँ पर ना भी नहीं कर सकती। आपको स्पिरिट रूट देनी ही है, सिर्फ आपको ये डिसाइड करना है कि आपने किस तरह देनी है। यकीन जानिए आपको मैं सारी दुनिया के सामने अपनी इज्जत रखने का भी हक दे रही हूँ ताकि आप लोगों को मुंह दिखाने के लायक रह सके। मैं आपकी जियांग फैमिली को भी सपोर्ट करूंगी ताकि आपकी जियांग फैमिली दोबारा से पहले जैसी पावरफुल फैमिली बन जाए। और अगर आप मुझे रिजेक्ट कर देती हैं तो यकीन जानिए वैसे भी हमारे बीच में सारे के सारे रिलेशंस तो खत्म हो चुके हैं, इसलिए मैं किसी का भी लिहाज नहीं करूंगी। मगर जियांग फीलिंग कहती है तुम सिर्फ और सिर्फ क्वासी एम्परर लेवल में हो, अगर तुम्हारी जगह डाओ ऑफ हेवन भी नीचे उतर कर आ जाए तो भी मैं उसे अपनी क्योस स्पिरिट रूट नहीं दूंगी। अगर तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ती करोगे तो फिर मैं अपने क्योस स्पिरिट रूट को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ूंगी, अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लूंगी, पर तुम्हें खुद से वो स्पिरिट रूट कभी नहीं दूंगी। ये सुनकर शिनार हंसते हुए कहती है कि जियांग फीलिंग तुम जानती हो ना तुम्हें मारना कितना आसान है,
पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं मारूंगी, पहले मैं तुम्हारी फैमिली के हर एक मेंबर को मारूंगी ताकि तुम खुद उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखो, और फिर मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी और इनके साथ दफनाऊंगी। वो गोल्डन लोटस गार्ड से कहती है कि सब लोगों को अरेस्ट कर लो, जियांग फैमिली में चाहे कोई बड़ा हो, बूढ़ा हो या फिर बच्चा हो, कोई भी नहीं बचना चाहिए। तो गोल्डन लोटस आर्मी फौरन से नीचे आती है और वो आकर सबसे पहले तो अपने उन नए मास्टर्स को ग्रीट करते हैं और फिर वहां मौजूद जियांग फैमिली के लोगों को पहले ही मारते हुए उन्हें जबरदस्ती अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और शिनार उन लोगों से कहती है, मैं जानती हूँ तुम लोगों को मौत से डर नहीं लगता, पर मैं तुम लोगों को अब भी सिर्फ और सिर्फ आखिरी चांस दे रही हूँ। वो जियांग फीलिंग से कहती है, अगर तुम क्योस स्पिरिट रूट मुझे नहीं देती तो मैं यहाँ पे मौजूद हर एक बंदे को तुम्हारी आंखों के सामने मारूंगी, और ये खेल तब तक चलता रहेगा जब तक तुम मान नहीं जाती। जियांग फीलिंग ये देखकर बहुत ही ज्यादा बेबस हो जाती है और उसके पास कोई और रास्ता ही नहीं बचता, मगर उसका भाई कहता है कि जियांग फीलिंग इसे बिल्कुल भी स्पिरिट रूट मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी पूरी फैमिली ही वाइप आउट करवाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं इस लड़की को किसी सूरत तुम्हारी स्पिरिट रूट लेने नहीं दूंगा। ये सुनते ही शिनार कहती है कि ये ओल्ड मैन कुछ ज्यादा ही जोर से चिल्ला रहा है। ये कहने के बाद वो अपने हाथों से एक अजीब तरह की गोल्डन एनर्जी जनरेट करती है और फिर जैसे ही उस एनर्जी से जियांग शुनटियान पर हमला करती है तो उस अटैक से उस वॉरियर को इतनी तकलीफ होती है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से इरेज हो जाती है, जिससे जियांग शुनटियान का भाई वो बहुत ही जोर से चिल्लाते हुए अपने भाई को पुकारता है, मगर उसकी कोई हेल्प नहीं कर पाता। ये देखकर शिनार कहती है, ज्यादा जल्दबाजी मत करो, तुम्हारी बारी भी आएगी, यहाँ सबको एक एक करके ही मारा जाएगा। जबकि हम जाओ युन को देखते हैं, वो अभी भी अपनी कल्टीवेशन में मसरूफ था, जबकि अचानक उसे अपने अंकल के मरने का पता चल जाता है, क्योंकि उसके पास जो अपने अंकल का लाइफ तलिस्मान था वो नजर आता है कि वो पूरी तरह से टूट चुका है। ये देखकर उसे अपने अंकल की मौत पर बहुत ज्यादा अफसोस होता है, मगर वो जानता नहीं था कि वहां पर चल क्या रहा है। मगर वो कहता है कि मेरी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन में अब भी 3 घंटे का टाइम बाकी है और मैं इतनी ज्यादा देर तक सब्र नहीं कर सकता। अगर मैं सिर्फ अज़ूरा ड्रैगन को उनकी हेल्प करने के लिए भेजूं तो भी उसे कम से कम 30 से 45 मिनट लग जाएंगे, और मेरा कुनपेंग डिवाइन बीस्ट वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा वीक है और वो इतनी ज्यादा दूर तक उड़कर जा भी नहीं पाएगा, इसलिए मुझे उसे वहीं पर ही पहुंचकर यूज करना होगा। उसके पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए वो फौरन से अपनी मेरिडियंस को रिवर्स करते हुए फौरन से वहां पर थंडर ट्राबुलेशन को समन करने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को जल्दी कंप्लीट कर सके। ये देखकर वो ड्रैगन कहता है, क्या तुम मरना चाहते हो? अगर ऐसी गलती की तो हेवनली थंडर ट्राबुलेशन में तुम पूरी तरह से झुलस जाओगे। इतना कहने की ही देर थी कि ऊपर से एक बहुत ही जोरदार लाइटनिंग आकर गिरती है, जिससे जाओ युन को वो लाइटनिंग बहुत ही जोरदार तकलीफ दे रही होती है, मगर उसके बावजूद भी वो उसे बर्दाश्त करता है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट कर सके, और उसके पास इतना टाइम था भी नहीं कि वो इतनी ज्यादा देर तक वहां पर रुके। इसीलिए वो हेवनली डाउ से कहता है कि मेरे ऊपर सारी की सारी थंडर ट्राबुलेशन एक बार में ही भेज दो। ये कहने की देर थी कि अज़ूरा ड्रैगन कहता है, तुम पागल हो, तुम मरना चाहते हो। मगर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो ट्राबुलेशन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही होती है और जाओ युन कह रहा होता है कि मेरे पास 100 मिलियन HP पावर है और इस पावर से थंडर ट्राबुलेशन की लाइटनिंग मुझ पर ज्यादा असर नहीं करेगी। जबकि सीन शिफ्ट होता है और हम दोबारा से जियांग फीलिंग को देखते हैं। वो शिनार से कहती है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने अपने हाथों से अपने अंकल को मार दिया है। जिस पर शिनार कहती है, कम ऑन, आप ये बात जानती है ना कि हम कल्टीवेटर्स हैं और हम अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और वैसे भी आपने ये बात खुद से ही कही थी कि आपका हमारी जाओ फैमिली के साथ कोई लेना देना है ही नहीं। आपने तो पहले ही अपनी जाओ फैमिली के साथ सारे रिलेशंस खत्म कर दिए हैं, तो फिर आप मेरे अंकल को मेरा अंकल क्यों कह रही हैं, जबकि मेरा उसके साथ अब कोई रिलेशन रहा ही नहीं। और वैसे भी मैंने तुम लोगों को जितना टाइम देना था दे दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मौत का खेल खेला जाएगा। मगर यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जियांग फीलिंग का सीनियर ब्रदर कहता है, मैं तुम्हें ऐसा करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मगर शिनार उसे चेन्स के साथ पूरी तरह से टाइट करके जकड़ लेती है और उसे मारने के लिए अब पूरी तरह से तैयार थी। जबकि जियांग फीलिंग देखती है कि वो एक भाई को खो चुकी है और दूसरा भाई उसकी आंखों के सामने मरने वाला है, जिस पर वो फौरन से मजबूर होकर शिनार के आगे हार मान लेती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें अपनी क्योस स्पिरिट रूट देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर शिनार कहती है कि आपको ये पहले ही कर लेना चाहिए था, बिला वजह आपने अपने एक भाई को मरवा दिया। जैसे ही यहाँ पर जियांग फीलिंग अपनी स्पिरिट रूट को
निकालने की कोशिश करती है तो दूसरी तरफ उसका भाई कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं अपनी बहन के ऊपर बोझ नहीं बन सकता, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को इस तकलीफ में नहीं देखूं, अपनी बहन को इस तकलीफ में नहीं डाल सकता। वो फौरन से अपनी बॉडी को सैक्रिफिकेशन मोड में डाल देता है और कहता है कि चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े पर मैं किसी के लिए कोई कमजोरी नहीं बनूंगा। इतना कहते ही वो अपनी बॉडी को एक जोरदार धमाके के साथ उड़ा देता है और वहां पे मौजूद जितने भी जंग फैमिली के डिसाइपल्स होते हैं वो भी कहते हैं कि हम भी कसम खाते हैं कि हम अपनी मास्टर के आगे बिल्कुल भी सरेंडर नहीं करेंगे। इससे बेहतर है कि हम लोग अपनी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि हम अपनी मास्टर को इस हाल में नहीं देख सकते कि वो हमारी वजह से कुर्बानी दे। ये कहने के बाद वहां पे एक के बाद एक सैक्रिफिकेशन ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, जिससे न सिर्फ शिनार की उम्मीदों पर पानी फिर रहा होता है बल्कि दूसरी तरफ वो गोल्डन लोटस वॉरियर भी काफी इंजर्ड हो रहे होते हैं। और जाओ युन देखता है उसकी फैमिली का एक के बाद एक मेंबर जान दे रहा है और सब लोग एक के बाद एक खत्म होते जा रहे हैं। जिसके बाद वो हेवनली डाउ से कहता है कि प्लीज मेरे ऊपर सारी लाइटनिंग्स एक साथ गिरा दीजिए। जिसके साथ हमें दिखाया जाता है उसके ऊपर एक बार में ही 3 थंडर ट्रैबुलेशंस आकर गिरती हैं और उसके साथ 9 थंडर ट्रैबुलेशंस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है और जाओ युन की बॉडी भी पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो गई थी। जिसे ही वो अपने न्यू पावर्स को अचीव कर लेता है तो वो उस काउंटडाउन की तरफ देखता है। उसने बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर सब कुछ कंप्लीट कर लिया था। वो फौरन से अज़ूरा ड्रैगन से कहता है कि मेरे साथ चलो, हमें किसी को मारना होगा। ये कहने के बाद वो फौरन से वहां से निकलता है तो अज़ूरा ड्रैगन हैरान हो जाता है कि इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। जबकि दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जंग फैमिली के सारे सोल्जर्स मारे जा चुके होते हैं, क्योंकि सब लोगों ने अपनी बॉडीज को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है और जंग फीलिंग बिल्कुल अकेली रह गई थी। जिसके बाद जंग फीलिंग वो शिनार से कहती है कि तुम्हारी वजह से सारे की सारी जंग फैमिली खत्म हो गई, अब तुम मुझे कैसे ब्लैकमेल करोगी, क्योंकि अब मुझे ब्लैकमेल करने के लिए तो कोई जिंदा बाकी रहा ही नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी स्पिरिट रूट बॉडी तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी मैं दे दूंगी, मगर कभी भी किसी भी सूरत तुम्हें नहीं दूंगी। ये कहने के साथ वो फौरन से अपनी ही बॉडी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन में डालने की कोशिश करती है तो अचानक से शिनार कहती है ऐसा मत कीजिए, मुझे सिर्फ वो बॉडी दे दीजिए। मगर अचानक दूसरी तरफ से जाओ होंगटू वो एक ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए उस सेल्फ डिस्ट्रक्शन को वहीं पर ही रोक देता है और हंसते हुए कहता है कि मुझे पहले से ही मालूम था कि तुम कोई ऐसी हरकत जरूर करोगी, इसीलिए मैं पूरी तैयारी करके आया था। ये सुनकर शिनार कहती है फादर आप जानते थे कि यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, इसलिए आप पूरी तैयारी करके आए हैं। फाइनली अब वो क्योस स्पिरिट रूट मुझे मिल जाएगी। और जाओ होंगटू कहता है कि जंग फीलिंग मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानता हूँ। और दूसरी तरफ से शिनार कहती है इसका मतलब ये है कि यहाँ मौजूद जंग फैमिली के जितने भी लोग हैं इन्होंने बिला वजह अपनी जान दी है। तो जाओ होंगटू कहता है कि नहीं, इन लोगों ने खामखा जान नहीं दी है, इन लोगों ने अपनी जान देकर एक बहुत ही अच्छा फायरवर्क शो पेश किया था जिससे मुझे बहुत ही मजा आया। ये कहने के बाद वो जंग फीलिंग की बॉडी से क्योस स्पिरिट रूट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अपने ट्रेजर का इस्तेमाल करता है, जिससे वो उसकी बॉडी से जबरदस्ती उस क्योस स्पिरिट रूट को खींचना शुरू कर देता है। और इस स्पिरिट रूट के खींचने का दर्द इतना ज्यादा होता है जैसे कि किसी झाड़ीदार कांटी में कोई रेशमी रुमाल फेंक कर उसे खींचा जाए तो उस रुमाल का जो हाल होगा इस वक्त वो जंग फीलिंग का हो रहा होता है। उसकी क्योस स्पिरिट रूट को भी ऐसे ही खींचा जा रहा होता है और फिर इतने में वहां पर जाओ युन की एंट्री होती है और वो आते ही कहता है कि वहीं रुक जाओ। वो लोग ऊपर की तरफ देखते हैं मगर जाओ युन स्पीड के साथ आते हुए एक बहुत ही जोरदार पंच मारते हुए जाओ होंगटू को उठाकर दूर एक दीवार पर दे मारता है। जाओ युन की ये पावर देखकर यहाँ पर जाओ शिनार बिल्कुल हैरान खड़ी होती है कि आखिर उसने ये सब कुछ कैसे कर दिया। मगर यहाँ पर जाओ युन पलक झपकते ही उसके सामने आकर उसे गले से पकड़ लेता है और कहता है कि तुम इंसान के रूप में एक बीस्ट हो। ये कहता ही वो उसे दूर उछालता है और फिर उसे पंच मारते हुए फिर से जमीन से रगड़ते हुए आगे की तरफ ले जाते हुए उस पर एक के बाद एक एनर्जी अटैक करते जा रहा होता है और तब तक एनर्जी अटैक करता जाता है जब तक उसका दिल नहीं भर जाता। वो उसे इतनी बुरी तरह से मार रहा होता है कि जैसे उसकी
बरसों से ये ख्वाहिश थी। मगर यहाँ पर जाओ होंग टू कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर इस तरह हाथ उठाने की। ये सुनते ही जाओ युन पलक झपकते ही जाकर उसे गले से पकड़कर एक बड़े से पत्थर पर दे मारता है, जिससे जाओ होंग टू के भी होश ठिकाने आ जाते हैं और उसे लग पता जाता है कि उसने किससे पंगा लिया है। मगर यहाँ पर जाओ युन की मदर जब वो उसे इस तरह देखती है तो वो भी काफी सरप्राइज होती है और कहती है, अपना ख्याल रखना, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। मगर यहाँ पर जाओ युन वापस से अपनी मदर के पास पलट कर आता है और उससे कहता है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं अब बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रहा। अब आप बिल्कुल बेफिक्र होकर एक जगह बैठ जाएं और फिर देखें कि मैं इनके साथ क्या करता हूँ। जबकि यहाँ पर जाओ शिनार वो अपने फादर जाओ होंग टू से कहती है कि फादर, ये कल का लड़का जो कि बिल्कुल बेकार और निकम्मा हुआ करता था, जिसे लोग धुतकार दिया करते थे, आज अचानक से इतना ताकतवर कैसे हो गया है। तो जाओ होंग टू कहता है, इस लड़के ने जरूर अपना लाइफ एसेंस बर्न करते हुए थोड़ी सी स्ट्रेंथ गेन कर ली है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड बढ़ गई है और इसका पंच इम्पैक्ट काफी ज्यादा फील हो रहा है। मगर अगर इसने वाकई ऐसी ट्रिक यूज की है तो इसकी मेरिडियंस अब तक तो डैमेज हो चुकी होंगी और उसके बाद अब ये पावर को यूज भी नहीं कर पाएगा। ये सुनते ही जाओ शिनार कहती है, कुछ देर पहले तो मैं ऑफ गार्ड थी, इसने अचानक से हमला किया था, पर अब मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब ये मुझ पर हमला करके तो दिखाए। अब मैं अपने स्पिरिचुअल ऑरा को एक्टिवेट कर रही हूँ, अब ये मेरे करीब तक नहीं आ पाएगा। और जाओ होंग टू भी उससे कहता है कि चलो अब तुम्हारा वक्त आ गया है, तुम्हें भी तो पता चले कि क्वासी इंपरर की पावर क्या होती है। यहाँ पर जाओ युन को उसका सिस्टम बता रहा होता है कि उसने सिस्टम से उन पॉइंट्स के बदले में काफी ज्यादा स्पीड तो ले ली है, मगर उसके अटैक में इतना ज्यादा पावर नहीं है जिससे वो उन लोगों को ज्यादा चोट पहुंचा सके, ना ही वो क्वासी इंपरर के प्रोटेक्टिव ऑरा को तोड़ सकता है। और जाओ युन समझ जाता है कि वो अपनी करंट पावर के हिसाब से क्वासी इंपरर का मुकाबला नहीं कर पाएगा। मगर उसकी मदर कहती है, तुम्हारे पास अब भी फास्ट स्पीड है, तो इसलिए तुम इन लोगों के अटैक्स को ब्लॉक करने के बजाय यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। मगर जाओ होंग टू कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब भागने का कोई टाइम नहीं। ये कहने के साथ वो वहां पर एक बहुत ही बड़ी फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है और उन लोगों से कहता है तुम लोगों ने जो हरकत की है उसकी तुम्हें अब बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जाओ शिनार कहती है, मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगी कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगे। सबसे पहले मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ूंगी और फिर अपनी उंगलियों से तुम्हारी आंखें नोच लूंगी और तुम लोगों की बॉडी से वो केओस स्पिरिट रूट भी खींच कर निकालोगे, जिससे तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तकलीफ हो। इतने में हम देखते हैं उस फॉर्मेशन के अंदर से बहुत ही पावरफुल गोल्डन चेन्स नीचे आती हैं, जो कि असल में जाओ युन को पकड़ना चाहती थी। मगर हमें दिखाया जाता है कि जाओ युन वो अपनी फास्ट स्पीड की वजह से उन चेन से बचकर भाग रहा होता है। उसे पता था कि ये चेन्स उसे लॉक कर देंगी, मगर वो अपनी स्पीड की वजह से उनसे आराम से बच पा रहा था। मगर यहाँ पर उसकी मदर देखती है कि कुछ चेन्स जमीन के अंदर से भी आ रही है और जाओ युन को उनके बारे में पता नहीं चलता और देखते ही देखते वो उन चेन्स में पूरी तरह से लॉक हो जाता है। और यहाँ पर जाओ शिनार कहती है कि एब्सोल्यूट पावर के आगे तुम्हारी ये मामूली सी ट्रिक्स काम करने वाली नहीं है। ये कहने के बाद वो वहां पर हर जगह आइस क्लाउड्स ले आती है और वहां का माहौल पूरी तरह से बदल देती है। मगर जाओ युन उन लोगों से कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम लोगों का अकेले मुकाबला करूंगा? मैंने तो अभी अपना ट्रम्प कार्ड शो ही नहीं किया। ये कहते ही वो कुन पेंग डिवाइन बीस्ट को समन करता है, तो हमें ऊपर उस स्पेस रिफ्ट के अंदर से एक बहुत ही बड़ा कुन पेंग डिवाइन बीस्ट बाहर निकलते हुए दिखाया जाता है। उस कुन पेंग बीस्ट को देखकर शिनार और जाओ होंग टू बिल्कुल हक्के बक्के हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम था कि कुन पेंग डिवाइन बीस्ट कितना ताकतवर होता है और ये एक एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है जो कि पिछले कई हजार सालों से दुनिया से बिल्कुल गायब हो चुका था। और अगर ये डिवाइन बीस्ट अपनी सांस अंदर खींचे तो ये अपने साथ हजारों लोगों को जिंदा निगल सकता है। मगर जाओ शिनार कहती है, ये नामुमकिन है। कुन पेंग डिवाइन बीस्ट वो तो एंशिएंट टाइम में प्रिमोर्डियल केओस एरा में ही खत्म हो गए थे। ये कोई कुन पेंग बीस्ट नहीं होगा, ये जरूर कोई इल्यूजन है। उन लोगों को उस कुन पेंग बीस्ट के ऊपर एक डिवाइन सील भी नजर आ जाती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता है कि इस कुन पेंग बीस्ट ने इस बेकार से लड़के को अपना ओनर बना लिया है। इस लड़के ने तो अभी कल्टीवेशन की दुनिया में अपना पहला कदम भी नहीं रखा। मगर यहाँ पर जियांग फीलिंग वो बहुत ही खुश होती है कि जाओ युन, क्या ये
वाकई में तुम्हारा कुनपेंग डिवाइन बीस्ट है। तो जाओ युन कहता है मदर मैंने आपको कहा था ना कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, आपको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी मेरी है। मगर जाओ होंगटू कहता है जाओ युन तुम्हें क्या लगा था कि तुम कुनपेंग बीस्ट के साथ पलट दोगे, ये सब बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि इस कुनपेंग बीस्ट की ब्लड लाइन अब भी 90% लॉक्ड है, यानी कि ये सिर्फ अपनी 10% पावर को ही यूज कर सकता है और इस पावर के साथ ये किसी क्वासी इंपरर को नहीं हरा पाएगा। तो जाओ युन कहता है अगर ऐसा है तो फिर आजमा कर देख लो। तो जाओ होंगटू से कहता है तुम कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा रहे हो। मगर जाओ युन कहता है ठीक है तो फिर तुम्हें सब कुछ दिखाना ही पड़ेगा। वो कुनपेंग डिवाइन बीस्ट से कहता है कि चलो इन लोगों को जरा सबक तो सिखाओ। ये देखते ही कुनपेंग बीस्ट उनकी तरफ आगे बढ़ने लगता है और नीचे मौजूद लोग जो तमाशा देखने के लिए आए थे वो सब कहते हैं कि ये नामुमकिन है, कुनपेंग बीस्ट इस बेकार लड़के के साथ है, इसका मतलब ये है कि अब जाओ फैमिली नहीं बचने वाली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जाओ युन के पास ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा कि जो पूरी की पूरी जाओ फैमिली को ही हिला कर रख देगा। मगर यहाँ पर जाओ होंगटू वो भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ होता है और कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए ये बीस्ट मुझे नहीं हरा सकता। वो फौरन से यहाँ पर अपनी एक डबल शील्ड लेयर बना लेता है ताकि उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो कुनपेंग के अटैक को भी रोक सके। मगर जब कुनपेंग डिवाइन बीस्ट अटैक करता है तो उसके मुंह से ऐसी पावरफुल एनर्जी बीम रिलीज होती है कि जो उस शील्ड को तो तितर बितर कर देती है और साथ में जाओ होंगटू इतना जोर से आकर जमीन पे गिरता है जैसे कि वो सातवें आसमान से आकर सीधा जमीन पे गिरा हो। कुनपेंग डिवाइन बीस्ट की पावर देखने के बाद तो जाओ शिनार के भी तोते उड़ जाते हैं, क्योंकि वो बीस्ट उसकी आइस लेयर को भी बहुत ही आराम से तोड़कर उसके पास आ जाता है। ये देखते ही जाओ शिनार उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा आइस सोर्ट्स के साथ और बड़े बड़े आइस स्टोन्स के साथ हमला करती है। मगर कुनपेंग डिवाइन बीस्ट जब अपनी सांस अंदर खींचता है तो वो सब कुछ अपने मुंह के अंदर निगलना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि जाओ शिनार वो भी वहां पर ज्यादा देर नहीं रुक पाती और उस कुनपेंग बीस्ट के मुंह में चली जाती है। ये देखते ही जाओ होंगटू कहता है ये कैसे मुमकिन है कि ये डिवाइन बीस्ट ना सिर्फ क्वासी इंपरर के अटैक को पूरी तरह से निगल गया बल्कि उस लड़की को भी निगल गया है। वो यहाँ पर जाओ युन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे बीच में कितनी भी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, मगर उसके बावजूद भी मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं करोगे। ये सुनते ही जाओ युन उसके सिर के ऊपर अपना पैर रखकर उसे जोर से जमीन पे मारते हुए कहता है कि फादर तुम अपने आप को अब भी मेरा फादर कह रहे हो। आज से 18 साल पहले तुमने मेरी मदर के साथ क्या किया था? तुम और जाओ शिनार ताकत के नशे में इतने पागल हो गए थे कि तुम लोगों ने मेरी मदर को न सिर्फ अपनी फैमिली से निकाल दिया बल्कि उसकी बॉडी से उसकी सारी स्पिरिचुअल वेन्स भी निकाल ली, यहाँ तक कि तुम लोगों ने मुझे भी मरवाना चाहा था। यहाँ पे हम जाओ शिनार को देखते हैं जो कि उस बीस्ट के मुंह से बाहर निकलने के बाद एक चबाए हुए च्युइंगम जैसी बन गई होती है और वो यहाँ पर जाओ युन से कह रही होती है कि तुम मेरे साथ क्या करोगे, मैं एक क्वासी इंपरर हूँ, मैं जाओ फैमिली की वो जीनियस इंपरर हूँ जो कि हजारों सालों में एक बार पैदा होती है, इसलिए तुम जो कर रहे हो सोच समझ कर करना क्योंकि इसकी सजा बहुत ही भारी होगी। मगर जाओ युन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उस पर अटैक कर देता है। इतने में हमें वहां पर जाओ फैमिली के एंसेस्टर को भी दिखाया जाता है जिसका नाम जाओ हांगू होता है। वो जाओ युन से कहता है फौरन से वहीं पर ही रुक जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी जाओ फैमिली के क्वासी इंपरर को इस तरह जलील करने की और उस पर अटैक करने की? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारी औकात क्या है? तुम बस एक मामूली से लड़के हो जिसे मैंने अपनी जाओ फैमिली से बरसों पहले निकाल फेंका था, इससे बढ़कर तुम्हारी और कोई हैसियत नहीं है। और यहाँ पर जाओ होंगटू भी अपने फादर से कहता है कि प्लीज हमें बचा लीजिए, इसने हम पर बहुत ही पावरफुल डिवाइन बीस्ट के साथ हमला किया है जिसकी वजह से हमारा ये हाल हो गया है। यहाँ पर जाओ हांगू देखता है कि ऊपर एक डिवाइन कुनपेंग बीस्ट मौजूद है और वो काफी ज्यादा ताकतवर भी है, मगर उसे ये भी अच्छी तरह से मालूम होता है कि ये कुनपेंग बीस्ट सिर्फ और सिर्फ 10% पावर्स ही अनलॉक कर पाया है, जिसका मतलब ये है कि ये बस एक बॉडी शेल के अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए फौरन से अपनी डिवाइन चेन्स का इस्तेमाल करता है जिसके जरिए वो बहुत ही आसानी से कुनपेंग बीस्ट को उधर ही लॉक करता है और अपनी एनर्जी के जरिए उसे बहुत ही छोटा करते हुए उसके बिल्कुल छोटे साइज में लाकर उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। और ये देखते ही जाओ होंगटू कहता है जाओ युन अब तुम क्या करोगे, तुम्हारा ट्रम्प कार्ड वो अब हमारे कंट्रोल में है, अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये सुनकर जाओ शिनार कहती है मैं इसके जिस्म के छोटे छोटे टुकड़े करना चाहती हूँ। मगर दूसरी तरफ से जाओ युन की मदर उससे कहती है ये एंसेस्टर है, तुम जाओ फैमिली के एंसेस्टर का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये सेंट लेवल का है, इसलिए बेहतर यही है कि
जितना जल्दी हो सके भाग जाओ, मैं इन्हें होल्ड करने की कोशिश करती हूँ। मगर जाओ यून कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ट्रम्प कार्ड होगा, बस थोड़ी देर इंतजार करो और फिर देखो कि यहाँ पर कौन आता है। ये कहने की देर थी कि ऊपर से हमें बादलों के एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होते हुए दिखाई देता है और उस एनर्जी को फील करते ही वो एंसेस्टर भी बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है कि ये तो अज़ूरो ड्रैगन की एनर्जी है, ये वही प्रिमोडियल माउंटेन वाला ड्रैगन है जिससे मैं कई साल पहले लड़ा था और मैं मरते मरते बचा था। और हमें दिखाया जाता है वो अज़ूरो ड्रैगन जब उनके सामने आता है तो उनकी भी तबीयत ठीक हो जाती है और वो लोग भी अब बिल्कुल खामोश हो जाते हैं। जबकि वो अज़ूरो ड्रैगन जब नीचे आता है तो वो फौरन से अपनी लाइटनिंग फॉर्म के साथ अपना ह्यूमन फॉर्म ले लेता है। ये देखते ही यहाँ पर जाओ हांगू वो कहता है कि सीनियर प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, शायद हमारी लड़ाई की वजह से आपकी कल्टीवेशन डिस्टर्ब हो गई है, पर ये सब कुछ इस लड़के जाओ यून की वजह से हुआ है क्योंकि इसे मैंने आज से कई साल पहले अपनी फैमिली से बाहर निकाल दिया था, तो इसलिए ये अब मुझसे बदला लेना चाहता है और इसने ये सब कुछ कुनपेंग डिवाइन बीस्ट के साथ मिलकर किया है। पर आप बेफिक्र हो जाए, मैं इसे सजा दूंगा। और दूसरी तरफ जाओ होंगटू कहता है कि आपके लिए मैं इसे अपनी आंखों के सामने यहाँ पर तड़पा तड़पा कर मारूंगा ताकि इससे आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। ये कहते ही वो जैसे ही एनर्जी अटैक करने की तैयारी करता है तो वो ड्रैगन फौरन से अपनी बॉडी से एक ऐसी एनर्जी रिलीज करता है कि जिससे वो जाओ हांगू को इतना बुरा इंजर्ड करता है कि उसके बॉडी आर्मर्स तक टूट जाते हैं। और वो कहता है कि सीनियर आप मेरे ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं? तो ड्रैगन कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों को कहा है कि मुझे गुस्सा आया है या फिर तुम लोग मेरा गुस्सा ठंडा करो। ये कहते ही वो फौरन से दोबारा अपने ड्रैगन फॉर्म में आ जाता है और वापस से जाओ यून के पास चला जाता है और उसके हाथ में जाकर बिल्कुल छोटे साइज में आकर कहता है कि मास्टर मुझे बताइए कि मुझे इनके साथ क्या करना है। तो जाओ यून को जब वो मास्टर कहता है तो यहाँ पे सबकी हालत खराब हो जाती है और वो लोग ये सुनकर ही परेशान हो गए थे कि आखिर एक ट्रैश बॉय एक अज़ूरो ड्रैगन का मास्टर कैसे हो सकता है। और वहां पे मौजूद लोग भी काफी सरप्राइज होते हैं कि आखिर जाओ यून ने ये क्या कर दिखाया। उसने अज़ूरो ड्रैगन को अपना डिसाइपल बनाकर इन सब लोगों की तो खटिया खड़ी कर दी है। और कुछ लोगों को तो अब भी यकीन नहीं आ रहा होता कि ये कैसे सच हो सकता है कि कोई बंदा बगैर कल्टीवेशन के एक अज़ूरो ड्रैगन को अपना गुलाम बना ले। यहाँ तक कि उसकी अपनी मदर भी खुद हैरान होती है। मगर यहाँ पर जाओ यून उनसे कहता है कि तुम लोगों ने जो करना था कर लिया है, अब मेरी बारी है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।